श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोगों ने बृहत पराशर होरा शास्त्र के आधार पर कारकांश कुंडली की चर्चा पिछले 4 वीडियो में किया। आज का यह वीडियो उसी कारकांश कुंडली पर आगे की व्याख्या से युक्त है। पिछले वीडियो में सप्तम भाव तक का फल हम लोग जान चुके थे। आज उसके आगे की बातें जो कारकांश कुंडली के लिए बृहत पराशर होरा शास्त्र में दी गई है उसकी चर्चा होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कारकांश कुंडली को आप देखते हैं तो आप नवम भाव को देखिए, और नवम भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हों तो फल अलग मिलेगा, और यदि पाप ग्रह बैठे हों तो फल मिलेगा अलग। कारकांश कुंडली से नवम भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने वाला, सत्यवक्ता, अच्छे आचरण से युक्त होता है। व्यक्ति अपने गुरु का भक्त होता है और अपने उत्तरदायित्वों का पालन करता है। परंतु यदि कारकांश लग्न से नवम भाव में पाप ग्रह बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बचपन में भले ही सत्य बोलता हो, घर के अच्छे संस्कार हैं इसलिए सत्य बोलता हो, पर जैसे जैसे वह प्रौढ़ होगा, युवा होगा, तो वह झूठ के प्रभाव में आ जाएगा। वह झूठ बोलना पसंद करेगा, अर्थात असत्यवादी हो जाएगा। साथ ही साथ स्वकार्य में प्रमत्त बोला गया, अर्थात अपने कार्य में लगा हुआ परंतु लापरवाह, उसको लापरवाह के दिशा में समझेंगे कि असावधानियां रखता है, अपने कार्यों में सावधानियां नहीं रखता है। और यदि कारकांश कुंडली से नवम भाव में सूर्य बैठा हो और गुरु से दृष्ट हो या गुरु के साथ सूर्य बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने गुरु का द्रोही होता है, गुरु की बात को नहीं सुनता है, गुरु की आज्ञा को नहीं सुनता है, गुरु से बैर करता है। यदि कारकांश लग्न से नवम भाव में शुक्र और मंगल बैठे या इन ग्रहों के वर्ग पड़े, इन ग्रहों की राशियां आती हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो मनुष्य है वह स्त्रियों के चक्कर में पड़ा रहता है, स्त्रियों के प्रति बहुत आसक्त रहता है, और यह स्त्रियों के चक्कर में पड़े रहने के कारण व्यक्ति अपना पतन भी करवाता है। कारकांश लग्न से यदि नवम भाव में बुध बैठता हो, चंद्रमा भी वहां पर हो या चंद्रमा की दृष्टि हो, तो ऐसे में व्यक्ति स्त्रियों के बंधन में होता है और प्रायः नपुंसक समान होता है, अर्थात प्रभावहीन होता है। ऐसे व्यक्ति के पास कोई प्रभाव नहीं होता, बड़ा ही कमजोर होता है और स्त्रियां इसको अपने वश में रखती हैं। कारकांश लग्न से नवम भाव में अकेला गुरु बैठता हो, उसे किसी की दृष्टि न लगती हो, तो ऐसा व्यक्ति भी स्त्री लोलुप होता है, स्त्रियों के बीच में रहकर ज्यादा प्रसन्न रहने वाला रहता है, स्त्रियों के प्रति पक्षपात और आसक्ति रखने वाला व्यक्ति होता है। यदि नवम भाव में केवल राहु हो तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के चक्कर में पड़ के अपना सब धन लुटा देता है, पराई स्त्रियों पर अपना सारा धन लुटा देता है, अपने धन का, वैभव का नाश करता है। कब? जब अकेला राहु बैठा हो। कारकांश लग्न से दसम भाव में बुध के अतिरिक्त कोई अन्य शुभ ग्रह यदि बैठता हो तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में लगे रहने वाला, अपने व्यापार को बढ़ाने वाला, मेहनत करने वाला होता है। इसका बहुत शुभ फल व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। शुभ ग्रह के प्रभाव में व्यक्ति का कार्य भी स्थिर होता है, उसका धन भी स्थिर होता है और वह अपने व्यवसाय को भी मेहनत करके स्थिर बनाता है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला व्यापार उसका होगा। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान भी होगा और अच्छी बुद्धि वाला होगा, स्थिर बुद्धि वाला होगा। यदि दसम भाव पर, कारकांश कुंडली से दसम भाव पर बुध बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यापार को करना चाहता है जहां पर उसको तीव्र गति से लाभ मिल जाए, उसे क्विक प्रॉफिट चाहिए, और अस्थिर बुद्धि, अस्थिर धन, उसका धन भी अस्थिर है और बुद्धि भी अस्थिर है और वह बहुत ही तीव्र गति से लाभ प्राप्त करना चाह रहा है। ऐसी बात आज से 5000 साल पहले लिखी जा चुकी थी, और जो कि आज आप देखते हैं लोग ट्रेडिंग में चले जाते हैं और वहां पर इसी तरह का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ से संकेत मिल रहा है कि बुध की वजह से व्यक्ति ट्रेडिंग की लाइन में जा सकता है। कब? जब अकेला बुध बैठा हो दसम भाव में, वहां पर व्यक्ति लाभ भी पाएगा और उस लाभ को स्थिर भी नहीं कर पाएगा, अस्थिर रूप से क्विक गेन के चक्कर में जाएगा और व्यक्ति कई बार लाभ पाएगा और कई बार नुकसान भी पाएगा। और कारकांश कुंडली से यदि दसम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, पाप ग्रह बैठता हो या पाप ग्रह देखते हो, विशेष रूप से पाप ग्रह जब देखते हो तो ऐसे व्यक्ति को पिता के सुख में कमी होती है और व्यक्ति का व्यापार व्यवसाय का नाश होता है। जब
पाप ग्रहों की दृष्टि होती है तो यह पाप ग्रह व्यक्ति के व्यापार व्यवसाय को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें हानि देते हैं। कारकांश कुंडली से दसम भाव में सूर्य और या चंद्रमा बैठते हैं और उस पर गुरु की दृष्टि लग जाए, सूर्य बैठा चंद्रमा बैठा दोनों बैठ जाए और गुरु की दृष्टि लग जाए, या खाली सूर्य बैठा या खाली चंद्र बैठा और उस पर गुरु की दृष्टि लग जाए, तो ऐसा व्यक्ति को राजयोग होता है। मतलब राजयोग का अर्थ है उसको राजा से संरक्षण प्राप्त होगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, इस तरह से हम सोच सकते हैं। अकेला सूर्य बैठता हो दसम भाव में और अकेला गुरु उसको देखता हो, तो ऐसे में व्यक्ति के घर में दूध देने वाले पशु होते हैं। तो इसका अर्थ आप यह समझिए कि आज के कालखंड में आप यह समझिए कि इसके ऐसे व्यक्ति के पास खूब ढेर सारे एसेट होंगे जिससे कि व्यक्ति प्रॉफिट कमा रहा होगा। उसका ढेर सारी दुकानें हो सकती है, ढेर सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, ढेर सारा फैक्ट्रियां हो सकती है जहां से व्यक्ति को आमदनी आती हो। यदि कारकांश कुंडली से एकादश भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को भाइयों का सुख अच्छा मिलता है और अपने जीवन में कई प्रकार की सफलताएं वह प्राप्त करता है, यह भी बात बताई गई है। शुभ ग्रह यदि एकादश भाव में रहेंगे तो व्यक्ति जो धनार्जन के कार्य करेगा वह अच्छे जगहों से करेगा, परंतु यदि कारकांश कुंडली में एकादश भाव में पाप ग्रह बैठे हों तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो कार्य करेगा वह पाप कर्म करेगा और पाप कर्म करने से धनार्जन करेगा, धन का आगम करेगा। ऐसा व्यक्ति कुमार्ग पर भी चलने वाला रहेगा, मतलब गलत कार्यों से पैसा कमाएगा परंतु विख्यात होगा, यह भी है। उसके पास प्रसिद्धि होगी, बल होगा, बलशाली होगा, शक्तिमान होगा, तो धन की शक्ति से वह अपना कार्य करेगा मगर धन वह गलत कार्यों से कमाएगा यदि पाप ग्रह बैठे हों एकादश भाव में। ऐसा बताया गया है कि कारकांश कुंडली से 5वें और 9वें भाव में एक एक पाप ग्रह बैठे हों, एक पाप ग्रह 5वें में, एक पाप ग्रह 9वें भाव में, या किसी एक भाव में, चाहे 5वें भाव में चाहे 9वें भाव में 2 पाप ग्रह बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति तांत्रिक होता है, मांत्रिक होता है, तंत्र और मंत्र को जानने वाला होता है। और यदि इन पाप ग्रहों पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि लग रही हो तो ऐसा व्यक्ति जादू टोने वाला होगा। और यदि 5वें भाव या 9वें भाव में यह जो एक एक पाप ग्रह बैठे हैं या यह दोनों पाप ग्रह जो एक ही भाव में जाके बैठे हैं, इस योग पे यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि लग जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग अच्छे कार्य के लिए करता है, लोगों के कल्याण के लिए करता है, वह लोगों की भलाई करने के लिए अपने तंत्र मंत्र के शक्ति का प्रयोग करता है। यदि कारकांश लग्न में शुक्र बैठता हो या शुक्र चंद्रमा एक साथ हो या शुक्र को चंद्रमा की दृष्टि लगती हो तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति रसायनवेत्ता होता है। रसायनवेत्ता का अर्थ है उसे रसायन शास्त्र का, केमिकल इंजीनियर होने की बहुत अच्छी संभावना है और साथ ही साथ वह डॉक्टर बनेगा, वो मेडिसिन एक्सपर्ट बनेगा, ऐसी भी बात समझ में आती है। यही स्थिति बनी हो कि कारकांश लग्न में चंद्रमा हो, उसे शुक्र देख रहा हो और वहां पर बुध भी देखने वाला हो जाए, या बुध चंद्र शुक्र तीनों कारकांश लग्न में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति रोग दूर करने वाला वैद्य होता है, अर्थात डॉक्टर बनने का योग हो गया। यदि कारकांश लग्न से चौथे भाव में चंद्रमा बैठा हो और उसे शुभ ग्रह देखते हो तो ऐसे व्यक्ति को सफेद दाग का रोग हो सकता है। यदि कारकांश लग्न से चौथे भाव में मंगल चंद्रमा बैठता हो और मंगल से दृष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति को रक्त पित्त विकार होता है। रक्त पित्त विकार कब होगा? जब कारकांश लग्न से चौथे भाव में चंद्रमा बैठे और उसे मंगल की दृष्टि लग जाए। और यदि चौथे में बैठे हुए चंद्रमा को केतु की दृष्टि लग रही हो तो ऐसे व्यक्ति को काले रंग का कुष्ठ होता है, मतलब शरीर पे, त्वचा पे ऐसा रोग जो कि काले रंग का हो जाता हो, वह भी बात समझी जाएगी। आप सिर्फ कुष्ठ से ही ना समझे, त्वचा की कोई ऐसी रोग जो कि सफेद कर दे तो शुभ ग्रह के दृष्टि में है चंद्रमा, लाल कर दे तो आप ये समझिए कि मंगल के प्रभाव में है चंद्रमा, और काला कर दे तो ये समझिए कि राहु केतु के प्रभाव में है चंद्रमा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। कारकांश कुंडली से यदि द्वितीय भाव में केतु बैठता हो तो ऐसा व्यक्ति अटक कर बोलता है, हकला करके बोलता है, या तोतलापन उसके वाणी में हो सकता है। तो हकला कर बोलना या तोतला होकर के बोलना यह तब होगा जब कारकांश लग्न से द्वितीय भाव में केतु बैठा हो। इसके साथ साथ मेरे गुरु जी ने भी एक बात बताई थी, उसके आधार पर भी आपको बता देना चाहता हूं कि यदि द्वितीय भाव में केतु बैठता हो और वह किसी अन्य पाप ग्रह से दृष्ट हो और वहां पर जो है जल तत्व की राशि हो, ऐसी स्थिति आने पर व्यक्ति विशेष रूप से बोलने का संकट पा जाता, उसको बोलने की शक्ति कई बार नहीं मिलती है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में यह भी बताया गया है कि यदि कारकांश लग्न से द्वितीय भाव में केतु बैठता हो और उसे पाप ग्रह देखता हो तो ऐसा व्यक्ति गूंगा होता है। वही बात होगी कारकांश लग्न से द्वादश भाव में कोई शुभ ग्रह बैठता हो जो कि अपने उच्च
राशि में बैठता हो, जैसे मान लीजिए गुरु कर्क राशि का हो, शुक्र मीन राशि का हो, तो ऐसा कोई ग्रह बैठता हो जो कि उच्च राशि का हो और उसे शुभ ग्रह देखते हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की सद्गति होती, वो जीवन में अच्छे, मृत्यु के पश्चात वह अच्छे लोकों में जाता है। द्वादश भाव में केतु अकेला बैठता हो, उसे शुभ ग्रहों की दृष्टि मिलती हो, तो फिर ऐसे में व्यक्ति जीवन में मुक्त होता है, उसको मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिल जाता है। और यदि यही केतु कर्क राशि अथवा मीन राशि का हो तो विशेष रूप से मुक्ति का आप योग समझिए। परंतु यदि केतु 12वें भाव में बैठा हो और वह किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए या पाप ग्रह की दृष्टि मिल जाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति की मुक्ति नहीं होगी, यह मुक्ति में बाधक हो जाएंगे पाप ग्रह। यहाँ तक कि व्यक्ति को शुभ लोकों का गमन तक नहीं होता, वो अच्छे लोक में भी नहीं जा पाता है। कारकांश कुंडली में यदि द्वादश भाव में सूर्य के साथ केतु बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति शिव जी का भक्त होता है, उसको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। कारकांश लग्न में लग्न से 12वें भाव में चंद्रमा केतु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, वह माता पार्वती का भक्त होता है। कारकांश लग्न से यदि 12वें भाव में शुक्र बैठता हो तो ऐसा व्यक्ति माता लक्ष्मी का पूजन करने वाला होता है, उसको माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। मंगल हो कारकांश कुंडली से द्वादश भाव में तो ऐसे व्यक्ति को कार्तिकेय भगवान की पूजा करनी चाहिए। और यदि कारकांश लग्न से द्वादश भाव में बुध शनि हो तो ऐसा व्यक्ति विष्णु भगवान की पूजा करता है। यदि द्वादश भाव में बृहस्पति बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति शिव जी का उपासक होता है। राहु बैठता हो द्वादश भाव में तो ऐसा व्यक्ति माता दुर्गा की पूजा करता है। और 12वें भाव में अकेला केतु बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति गणेश जी की या कार्तिकेय भगवान की पूजा करता है, कार्तिकेय जी की पूजा होती है वहां पर जब केतु 12 में बैठा हो तब। साथ ही साथ यदि द्वादश भाव में शनि बैठता हो और पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो ऐसा व्यक्ति भैरव जी की पूजा करता है। 12वें भाव में शुक्र बैठता हो पाप ग्रहों के साथ तो भी व्यक्ति भैरव जी की पूजा करता है। और जो साधना में भी एक वाम पंथ और दक्षिण पंथ है, तो यह समझिए कि एक प्रकार से व्यक्ति वाम पंथ के मार्ग का जो पूजा है उस पूजा को पकड़ता है। अब यह साधना करने वालों से जी साधना की पद्धति में जो वाम पंथ और दक्षिण पंथ है, इससे आप उनसे बात करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ज्ञान हो पाएगा। तो विशेष रूप से आप यह समझिए कि यदि पाप ग्रहों के साथ शुक्र बैठता हो द्वादश भाव में, या राहु बैठता हो द्वादश भाव में, या शनि बैठता हो द्वादश भाव में, तो ऐसे में व्यक्ति वाम पंथ से पूजा करेगा या जो है भैरवनाथ की पूजा करेगा। हम सभी केमद्रुम योग को जानते हैं कि चंद्रमा से आगे पीछे ग्रह न हो, चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह न हो तो केमद्रुम योग होता है। इसकी व्याख्या हम लोग आगे जब उसका अध्याय आएगा तो करेंगे। परंतु कारकांश कुंडली से भी एक केमद्रुम योग की बात कही गई है और ऐसा बताया गया है इसी बृहद पराशर होरा शास्त्र के इसी अध्याय में कि लग्न पद से, लग्न से अर्थात लग्न से, आरूढ़ कुंडली से, आरूढ़ लग्न से और साथ साथ कारकांश लग्न से आप यह देखिए कि क्या किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव में और 8वें भाव में पाप ग्रह बैठे हैं और यह दोनों पाप ग्रहों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी कि दूसरे में 2 पाप ग्रह तो 8वें में 2 पाप ग्रह, दूसरे में 1 पाप ग्रह तो 8वें में 1 पाप ग्रह, बैलेंसिंग अप्रोच होगी। और अगर दूसरे में 3 ग्रह तो 8वें में भी 3 ग्रह, इस प्रकार से बैठे हों और पाप ग्रह हो, वह पाप योग बनता हो। और इन पाप ग्रहों में चंद्रमा की भी दृष्टि लगती हो, चंद्रमा उपस्थित हो या चंद्रमा की दृष्टि लगती हो, ऐसा स्थिति हो तो यह केमद्रुम योग होता है। यह केमद्रुम योग आप कारकांश कुंडली से भी ज्ञात कर सकते हैं, लग्न कुंडली से भी ज्ञात कर सकते हैं और आरूढ़ कुंडली लग्न पद से भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि इस प्रकार का केमद्रुम योग बनता हो तो जीवन में विशेष दारिद्र्य और विशेष कष्ट देने वाला होता है, मतलब व्यक्ति का सब कुछ नाश हो जाने वाला है, ऐसा संकेत यहाँ से मिलता है। केमद्रुम का अर्थ है व्यक्ति के जीवन से सब कुछ चला जाए, ये विशेष कष्ट हो गया, विशेष दारिद्र्य हो गया। और यदि यह लग्न से बने तो कम समझिए, परंतु लग्न पद और लग्न कुंडली दोनों से बने तो फिर बड़ी बात हो गई। और यदि यह 3 कुंडलियों से बन जाए, कारकांश से भी बन जाए, तो फिर यह बहुत ही ज्यादा बुरा फल देने वाला हो गया। तो तारतम्य से समझना पड़ेगा, आपको लग्न कुंडली देखनी है, आरूढ़ पद देखना है और कारकांश कुंडली देखनी है। यदि कोई फल तीनों ही कुंडलियों में दिख रहा है तो उसके मिलने की संभावना बहुत ज्यादा हो गई। यदि कोई फल 2 में मिल रहा है तो भी मिलने की संभावना, और यदि कोई फल 1 ही में मिल रहा है तो उसकी मिलने की संभावना कम हो गई। तो देखिए इस सूत्र में पराशर जी ने संकेत कर दिया कि हमें लग्न कुंडली को
और आरूढ़ कुंडली को अर्थात लग्न पद को और साथ साथ कारकांश कुंडली को किस प्रकार से देखना चाहिए। यदि इन तीनों में कोई फलित बार बार आ रहा है तो उस फलित के होने की संभावना बहुत प्रबल हो गई। यहाँ तो विशेष बात समझ में आ गई। साथ ही साथ इसी सूत्र में पराशर जी ने बताया है कि यदि यह योग जो है कारकांश कुंडली में पड़े तो फिर यह विशेष बली होता है। मतलब कारकांश कुंडली को पराशर जी बहुत विशेष महत्व दे रहे हैं, यह भी बात समझने की है। तो हमें कारकांश कुंडली भी अवश्य देखना चाहिए किसी भी कुंडली में, वहां से जो फलित ज्ञात हो रहे हैं उनको ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए। ऐसा बताया गया है पुस्तक में कि यदि जो फल आप कारकांश कुंडली से प्रथम भाव और पंचम भाव से प्राप्त कर रहे हैं वही फल आप दूसरे और तीसरे भाव से भी उसी प्रकार से देख सकते हैं। अब हमें यह भी समझना पड़ेगा कि देखिए कारकांश लग्न से जो फलित हमें ज्ञात करना था वह हमने ज्ञात कर लिया। ज्ञात करने के बाद इनका फल कब मिलेगा? तो इनका फल तब मिलेगा जब इनसे संबंधित ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा आएगी और यहाँ पर हमें जैमिनी दशाओं का अर्थात राशियों की दशा का अर्थात चर दशा का प्रयोग करना चाहिए। उससे हमें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। तो हमें रिसर्च करना चाहिए, हमें हर प्रकार की महादशा का प्रयोग करना चाहिए, परंतु जब हम कारकांश कुंडली की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर थोड़ा चर दशा का भी प्रयोग करना चाहिए। चर दशाओं से हमें फलित को पहले पकड़ना चाहिए। हालांकि सभी दशाएं अपना अपना काम कर रही होती हैं, जैसा कि मैंने पहले की एक वीडियो में बता रखा है कि जिस प्रकार से फुटबॉल के मैदान में 11 खिलाड़ी एक तरफ, 11 खिलाड़ी दूसरी तरफ होते हैं और फुटबॉल को अपना किक कर रहे होते हैं, उसी प्रकार से महादशाओं में भी करीब 42 प्रकार की महादशाएं हैं और भी ज़्यादा महादशाएं हैं। तो जिस समय जो दशा एक्टिव हो जाती है वो व्यक्ति का जीवन उस प्रकार से घुमा देती है। तो व्यक्ति का जीवन एक फुटबॉल के जैसा है, जिसको जिस शक्ति के प्रभाव में आता है वह शक्ति वैसा घुमा देती है। अच्छी शक्ति के प्रभाव में आ जाएगा तो जीवन अच्छा हो जाएगा और बुरी शक्ति के प्रभाव में आ जाएगा तो जीवन बुरा हो जाएगा। तो यह विशेष बात हमें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए और हमें अपने विजडम का प्रयोग करना चाहिए। तो आज हमने कारकांश कुंडली पर एक संक्षिप्त चर्चा की और मैंने कारकांश कुंडली को संपन्न कर दिया है। अगले वीडियो में हम लोग कारकांश कुंडली पर उदाहरण सहित बात करेंगे। हम एक दो कुंडलियां लेंगे और उनमें कारकांश कुंडली क्या कह रही है, उसका लग्न से क्या संबंध बन रहा है, उसका पद लग्न से क्या संबंध बन रहा है, इस पर भी बात करेंगे। देखेंगे कि कारकांश लग्न कितनी इफेक्टिव होती है, लग्न कुंडली क्या कह रही थी उसके वजह, उसके बाद कारकांश कुंडली क्या कह गई और क्या फलित मिल गया जीवन में। तो हमने कुछ उदाहरण के लिए कुछ कुंडलियां हम लोग लेंगे अगले वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।